आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। साथियों, आपको प्रज्ञा लघु पुस्तक माला 44 नारी जागरण का स्वरूप एवं रूपरेखा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पढ़कर सुनाते हैं। नारियों, जागो, अपने को पहचानो। परिवार की शक्ति नारी है, समाज की शक्ति नारी है, राष्ट्र की शक्ति नारी है। यह शक्ति अगर अपने को पहचान ले और उसका सदुपयोग परिवार, समाज और राष्ट्र के उत्थान में करने लगे तो सबका कल्याण संभव है। नारी शक्ति को जागृत करने हेतु प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से यह पुस्तक आपको पढ़कर सुनाते हैं। नारी जागरण का स्वरूप एवं रूपरेखा। आइए सुनते हैं। मित्रों, अपने देश में सुशिक्षित और सुयोग्य महिलाओं की संख्या कम है। जो है वह अपनी नौकरी चाकरी तथा घरेलू कामकाज में बेतरह व्यस्त हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकने और उस दिशा में निरंतर श्रम करने की स्थिति में जो हैं, उनमें से कदाचित ही कुछ इस विषय में सोचती हैं। समय की पुकार नारी जागरण अभियान को आंधी तूफान की तरह व्यापक बना देने की है। उसे दावानल की भांति द्रुतगामी और गगनचुंबी बनाना चाहिए। इसलिए इसका प्रथम उत्तरदायित्व प्रगतिशील पुरुष वर्ग पर डाला गया है और जोर देकर कहा गया है कि पश्चाताप प्रायश्चित के रूप में भी और उज्जवल भविष्य की अनिवार्य आवश्यकता समझकर भी नारी पुनरुत्थान का संचालन उसी को करना चाहिए। मित्रों, नारी अग्रिम मोर्चे पर खड़ी जरूर होगी, पर उसे इसकी सफल भूमिका निभा सकने की स्थिति तक पहुंचाने के लिए पुरुष को अपने घरों की नारियां आगे धकेलनी होंगी। प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, अवकाश देने से लेकर साधन जुटाने के लिए उसे पर्दे के पीछे रहकर पूरा योगदान देना होगा। प्रारंभिक ढांचा मजबूत पैरों पर खड़ा होते ही चिंतन और कार्यक्रम को सुविस्तृत बनाना होगा और तदनुरूप योजनाएं बनानी होंगी। समस्या आधी जनसंख्या की है और उस पिछड़ेपन की है जो 1000 वर्ष से क्रमशः सघन और भारी ही होता चला आया है। टूटी हुई नारी को उठाना और नर को उपलब्ध निरंकुशता की पकड़ ढीली करने के लिए मनाना, यह दोहरी कठिनाई है। क्षेत्र की व्यापकता और कार्य की गुरुता को देखते हुए सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके लिए कितने अधिक प्रयत्न करने होंगे और कितने बड़े साधन जुटाने होंगे। नारी पुनरुत्थान का कार्य स्वतंत्रता आंदोलन जीतने से कहीं अधिक बड़ा काम है। जिनने भारतीय स्वाधीनता का इतिहास पढ़ा है, उसे निकट से देखा है, वे जानते हैं कि उसमें कितनी जनशक्ति और साधन शक्ति झोंकनी पड़ी थी। नारी पुनरुत्थान के लिए उससे बड़ा ही चक्रव्यूह रचाना होगा और उससे भी
अधिक ही साधन जुटाने का प्रयत्न करना होगा। इस संदर्भ में कुछ ध्यान रखने योग्य तथ्य इस प्रकार हैं। मित्रों, परिवार और समाज के विकास के लिए नर नारी का संयुक्त प्रयास अनिवार्य होगा। अविकसित नारी छोटे छोटे कामों में ही इतना उलझ कर रह जाती है कि कुछ विशेष न सोच पाती और न कर पाती है। परिवार को सुसंस्कृत, सद्गुणी और सुविकसित बनाने की योजना एवं रूपरेखा उसके मस्तिष्क में नहीं रहती, फिर वह ऐसा कुछ कर पाए, वैसी आशा कैसे की जाए। संतानों के शरीर मन प्रायः माता के ही शरीर का एक भाग होते हैं। यदि जननी स्वयं अविकसित है, पिछड़ेपन के साथ जुड़े रहने वाले दुर्गुणों से ग्रसित है, तो फिर यह कैसे आशा की जाए कि वह अपने प्रयास पुरुषार्थ के सहारे नई पीढ़ियों को ऐसी बना सकेगी जो सुसंस्कृत नागरिक की भूमिका संपन्न कर सके और समाज को सुविकसित बनाने में कोई कारगर योगदान दे सके। परिवारों का समूह ही समाज है। परिवार का मेरुदंड नारी होती है। यदि नारी का स्तर समुन्नत न रह सका तो फिर परिवारों में, धरती में स्वर्ग के दर्शन कहाँ हो सकेंगे और पिछड़े परिवारों के समुदाय समर्थ सुविकसित राष्ट्र के रूप में कैसे परिणत हो सकेंगे। तथ्य पर विचार करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि राष्ट्र निर्माण का शुभारंभ परिवारों की व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए और सुनियोजित परिवारों की तारतम्य नारी को सुयोग्य, सुशिक्षित, समुन्नत बनाने से होना चाहिए। ऐसा न बन पड़ने पर यही समझा जाएगा कि जड़ सींचने की अपेक्षा पत्ते सींचकर पेड़ को हरा भरा बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। विकसित देश अपनी समूची जनसंख्या को सुयोग्य नागरिक बनाने में जो परिपूर्ण प्रयास करते हैं, उसमें पिछड़े वर्गों को समान स्थिति में लाने को प्रधानता देते हैं। इस संदर्भ में नारी समस्या को प्राथमिकता देने की बात सामने आती है। उसी को प्रमुखता देने पर यह स्थिति उत्पन्न हुई है। विभिन्न क्षेत्रों का राष्ट्रीय विकास सर्वांगपूर्ण बन सका है। इस हेतु प्रधान रूप से जो कार्य किया है वह नारी के अवमूल्यन का समापन है। इसका अर्थ है कि नर की तरह नारी को भी कर्तव्यों और अधिकारों के निर्वाह में सुयोग्य स्तर तक पहुंचाया जाए। असमानता के व्यवधान को समाप्त करना, शिक्षा, स्वावलंबन, कौशल और स्तर की दृष्टि से अन्य नागरिकों के समान सुविधा प्रदान करना है। नर और नारी में से इस प्रकार से प्रगति में किसी को भी पीछे नहीं रहने दिया गया है। साथियों, जापान, इजराइल, जर्मनी, रूस, चीन, कनाडा जैसे देशों की महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। कृषि प्रधान देशों की समुन्नत महिलाएं घर परिवार संभालने की तरह कृषि, पशुपालन, बागवानी जैसे उन उद्योगों को संभालती हैं जो
घर की साज संभाल के साथ उत्पादन भी बढ़ाती और स्वावलंबन का पथ प्रशस्त करती हैं। घर के पुरुष अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लगते हैं और घर परिवार की ओर से निश्चिंत रहते हैं। घर में संपन्नता भी बढ़ती रहती है। अनेक विकसित देशों की शिक्षित महिलाओं ने अपने देश का चिकित्सा, शिक्षा एवं कला क्षेत्र अपने कंधों पर संभाल लिया। जापानी महिलाएं परिवार में ही ऐसे कुटीर उद्योगों को चलाती रहती हैं जिसमें परिवार की संपन्नता और अर्थव्यवस्था सुनियोजित होती रहे। अन्य देशों के संबंध में भी यही बात है। वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप महिलाएं भी ठीक वैसी ही जिम्मेदारियां उठाती हैं जैसे कि पुरुष। दोनों पंखों से पंछी उड़ते हैं। नर और नारी के समान सहयोग और कौशल के सहारे ही सर्वतोमुखी प्रगति का वातावरण बनता है। मित्रों, जिन देशों पर अभी भी पिछड़ापन सवार है, वहाँ अन्य कारण भी रहे हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा कारण उन सभी में एक जैसा पाया जाएगा, वह है नारी का पिछड़ापन। यह अवरोध जहां भी अड़ा है, वहां उस क्षेत्र के सभी प्रगति के द्वार बंद होकर रह गए हैं। स्पष्ट है मित्रों, स्पष्ट है कि जहां भी आधी जनसंख्या पिछड़ी स्थिति में रहेगी, वहां उसका भार दूसरे पक्ष को वहन करना पड़ेगा और दोनों की शक्ति एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहने में ही समाप्त हो जाएगी। वे मिलजुल कर कुछ ऐसा कर सकने की स्थिति में न रहेंगे जिसे महत्वपूर्ण कहा जा सके। साथियों, नर के सुसंस्कृत होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उसने अपने प्रभाव क्षेत्र की महिलाओं का व्यक्तित्व कितना सुविकसित एवं परिष्कृत किया है। घनिष्ठता के साथ भावनात्मक एवं बौद्धिक आदान प्रदान का उपक्रम भी चलाया है। उत्कृष्टता भी निकृष्टता की भांति अपने क्षेत्र को प्रभावित करती है। यह हो नहीं सकता साथियों, यह हो नहीं सकता। कि कोई व्यक्ति नारी समुदाय से सर्वथा पृथक रहे। अविवाहित या विधुर रहने पर भी माता, भगिनी, पुत्री के रूप में, साथी, सहयोगी के रूप में उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी महिला के साथ संपर्क होता ही है। इस आधार पर सुसंस्कृत पुरुष वरिष्ठ होने के नाते जहां तक उसका प्रभाव परिचय हो, नारी को हर दृष्टि से ऊंचा उठाने का प्रयत्न करेगा। जहां इस दिशा में कुछ भी ना किया गया, समझना चाहिए वहां पशुता का साम्राज्य है। वहां पिछड़ापन व्याप्त होगा और प्रगति की वहां आशा नहीं की जा सकती। साथियों, पुरुष की सद्भावना का एक महत्वपूर्ण प्रमाण परिचय यह है कि अन्य क्षेत्रों में भी नारी को समुन्नत बनाने का प्रयत्न करे। यह उच्च कोटि का परमार्थ भी है और सद्भाव भरा प्रयाश्चित भी। परमार्थियों कि उसने सृजन शक्ति को समर्थ बनाकर प्रकारांतर से सारे समाज का सिंचन, पोषण, अभिवर्धन किया। प्रयाश्चित इसलिए कि नर की अहमन्यता और संकीर्णता के कारण नारी को वर्तमान दुर्गति तक पहुंचाने के पाप का उसने आगे बढ़कर
परिमार्जन किया। क्षतिपूर्ति ही प्रायश्चित का तत्व दर्शन है। पूर्ववर्ती पुरुषों की उपेक्षा, अवमानना ने नारी को गिराया है, उसे उठाने वाला प्रायश्चित द्वारा अपनी सद्भावना का प्रमाण परिचय देता है। यह व्यक्तिगत महानता भी है और समूची मानवता को समुन्नत बनाने वाला महानतम परमार्थ भी। इसमें देशभक्ति, विश्व भक्ति का सघन समावेश है। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में पृष्ठ 9 से नारी जागरण का स्वरूप एवं रूपरेखा पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।